चैप्टर नंबर 4 है 12th का केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है मेनली फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज़, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का फिजिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिजिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? रेट। सबसे पहली चीज़ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड क्या है। दूसरा कि ये कब घटेगी और कब बढ़ेगी, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। कि अगर मैं केमिकल रिएक्शन में इसकी जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दूं या घटा दूं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, कब वो ट्रिपल हो जाएगा, या फिर कब वो डाउन होगा। डाउन होगा तो क्यों होगा, इंक्रीज होगा तो क्यों होगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें अध्ययन करना है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर करना है। तो क्लास 12th के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो शुरू करेंगे वो एडवांस तक जाएंगे। शुरू एकदम बॉटम से करेंगे, बिल्कुल बेसिक टॉपिक से कि रिएक्शन क्या होता है। मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा रिएक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग जाएंगे धीमे धीमे क्लास 12th के सारे टॉपिक कवर करेंगे। एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज में करूँगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आईआईटी जेईई तक जाएंगे, फिर जैम आईआईटी जैम लेवल तक जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स में इसके नेट गेट के भी करवा दूंगा। तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसका सिलेबस है क्लास 12th के अंदर, सबसे पहली चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दूसरा चीज़ कि रिएक्शन के टाइप क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तीसरी चीज़ जो इसमें है कि रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ आता है इसमें रेट लॉ, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। फिर इसके बाद जो पांचवी चीज़ इसमें आएगी उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बाद सिक्स्थ जो टॉपिक इसके अंदर आएगा मॉलिक्यूलरिटी। सेवेंथ टॉपिक जो आएगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, इन दोनों में हम डिफरेंस भी फाइंड करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने के बाद फिर आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और डिफरेंट टाइप के अगर अलग अलग ऑर्डर होंगे उनके लिए हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स भी इसके अंदर यूज़ होने वाली है, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जहाँ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कहीं कोई दिक्कत होगी तो वही मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। अब इसके बाद जो थोड़ा सा एडवांस होने लगता है वो हमारे पास क्या आएगा, 8th टॉपिक जो यहाँ पे आएगा उसका नाम है पैरेलल रिएक्शंस। ये नीट वगैरह में भी बहुत आता है, नीट में है और आईआईटी जेईई के अंदर बहुत आता है। तो पैरेलल रिएक्शन। फिर 9th जो आएगा उसका नाम है सीक्वेंस रिएक्शन। 10th जो आएगा उसके अंदर है सीरीज रिएक्शन। इतना हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो फिर कॉलिजन थ्योरी भी हम लोग इसी के अंदर पढ़ लेंगे कि कॉलिजन थ्योरी क्या होती है ना। फिर 11th टॉपिक जो इसके अंदर जाएगा वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। ट्वेल्थ टॉपिक SSA स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। फिर जो हम लोग काइनेटिक्स, इतना तो हम लोग कर लेते हैं, ये कॉम्पिटेटिव तक इतना बहुत होता है ना। सिर्फ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, लेकिन इसके अलावा जो हम लोग पढ़ सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सपोज SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, उनकी काइनेटिक्स किस तरह से हमें पढ़नी है। SE1 रिएक्शन है, उसके लिए काइनेटिक्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके अलावा जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना, उनके लिए काइनेटिक्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो फिजिक्स की जो रिएक्शंस है उस पर भी हम लोग काइनेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हर रिएक्शन का जो फिजिकल मैकेनिज्म है, जो उसकी स्पीड है, वो कब घट रही है कब बढ़ रही है, इन सब के बारे में जो हमें पढ़ना है
वो केमिकल काइनेटिक्स है। तो यहाँ तक तो 12th तक का है, और इसके बाद का जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का है। हम लोग सारा कुछ करेंगे प्लस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो हम सीधे सीधे बात सब बोलेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होगा। आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, सपोज मेरे पास मिल्क है और मुझे इसको दही में कन्वर्ट करना है, दूध को दही में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। मेरे पास कोई कागज़ है और कागज़ को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, राख में कन्वर्ट कर दिया, ऐश में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये भी क्या होगा, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का सीधा सीधा मीनिंग होगा कि एक सब्सटेंस को उठाया और उसे दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन करने को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या होगा, रिएक्टेंट, जो बनेगा उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें हैं, हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मिल्क से कर्ड बन गया, पेपर से ऐश बन गया। और थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है तो दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने HCl मिला दिया, NaCl बन गया, या कुछ और भी रिएक्शन, जो भी कुछ रिएक्शन चल रही है ना। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद आएगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर कंसंट्रेशन के अलग अलग टर्म्स होती हैं, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। ये 4 चीज़ें होंगी, या मोल फ्रैक्शन हो गया, या पार्ट्स पर मिलियन ppm हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंसंट्रेशन में आती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने मेनली यूज़ करना है वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मोलैलिटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज कोई रिएक्शन है और मेरे से कोई कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बताओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का मीनिंग क्या हुआ, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, या तो मैं ये लिखूंगा या मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलूँगा, बात एक ही है। अगर मेरे से कोई कहता है कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर मेरे से कोई कहे कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये है। तो ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी जिसे C प्लस डी बन रहा है, तो इसमें ये अलग अलग प्रकार की क्या होंगी, कंसंट्रेशन होगी। अब बात क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है। देखो मेरे पास आटा रखा हुआ है और इस आटे से बनानी है रोटी, तो होगा क्या कि ये आटा क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये रोटी क्या होगी, प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे ये आटे का अमाउंट कम होता जाएगा, अगर रिएक्शन हो रही है, मान लिया आपने यहाँ पे गैस जला रखी है, रोटी बना रहे हो, तो आटे का अमाउंट लगातार क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और रोटी का अमाउंट लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग रोटी बनाते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आटा लगातार कम होता चला जाएगा। तो अगर आटे का अमाउंट कम हो रहा है या आटे की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही है। या प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही है। जैसे सपोज हमने दूध लिया और इसमें आपने टी लीफ डाल दी, चाय की पत्तियां डाल दी और चाय बन गई। तो जैसे जैसे मिल्क की वाइटनेस कम होती चली जाएगी और चाय की ब्राउननेस बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। अगर नहीं हो रहा है, सपोज हमने क्या कर दिया, मिल्क की वाइटनेस कांस्टेंट है, मैंने अभी देखा मिल्क जितना है उतना ही है, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद देखा उतना ही वाइट है, 10 मिनट बाद देखा उतना ही वाइट है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रिएक्शन अगर हमें
अकरेंस ऑफ द रिएक्शन पता करना है तो अकरेंस ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन इसका एक्सेप्शन केस है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन पर यह बात लागू नहीं होती है, वहाँ कंडीशन थोड़ा सा कुछ और है। तो देखेंगे, अगर मेरे से कोई कहता है कंसंट्रेशन क्या होगी तो कंसंट्रेशन को इस टर्म्स में लिखूंगा, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, अब आएगा अकरेंस ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है सपोज, और मेरे से कोई कहता है अकरेंस ऑफ द रिएक्शन, तो सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन तो मैं पढ़ चुका हूं, अब आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? ये कंसंट्रेशन है ए की, ये कंसंट्रेशन है ए की, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर दीजिए, अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा डेल ए। चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई। आटे की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब रोटी नहीं बनी। मिल्क की वाइटनेस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब चाय भी नहीं बनी या चाय की ब्राउननेस नहीं बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर मैं बात करता हूँ बी के लिए, तो क्या होगा? डेल बी, वो भी सीधा ऐसे निकाला जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से ये चीज़ प्रोडक्ट में भी लागू होगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा? डेल सी, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। फिर क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो डेल डी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अकरेंस ऑफ द रिएक्शन, मुझे पता कैसे लगेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है? तो आंसर है कि चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये आ गया अकरेंस ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था अकरेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। चेंज रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज हुआ, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी स्पीड से हुआ। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी वर्ड अगर रेट आता है या स्पीड वर्ड आएगा या वेलोसिटी वर्ड आएगा, तो हमें क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है। टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, किसी भी चीज़ के लिए। मैं जिस भी शब्द के लिए आएगा रेट बताओ, इसका रेट बताओ। अगर रिएक्शन का रेट बताओ तो रिएक्शन को टाइम से डिवाइड कर दो। अगर वो कहता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसका रेट बताओ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। वो कहता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज का रेट बताओ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो उसका रेट आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। कोई रिएक्शन मेरे पास है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, और मुझे यहाँ पे अलग अलग तरह का स्पीड या रेट के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था कि रिएक्शन अगर हो रही है, इसका मतलब ए बी सी और डी इनकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मैं कहता कंसंट्रेशन ऑफ ए, तब मैं क्या लिखता? ए। लेकिन मैं कह रहा हूं चेंज, तो क्या लगाया जाएगा? डेल। अभी बताएंगे कि डेल और डी में क्या डिफरेंस होता है। ये अलग अलग हैं दोनों, डेल अलग होगा, डी अलग होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। फिलहाल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ये कर दिया। अब मेरे से कोई कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए,
तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए तो ये हो जाएगा, लेकिन रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो रेट निकालने के लिए क्या करना है, टाइम से डिवाइड। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो क्या कहूंगा, डेल बी अपॉन डेल टी। इसी प्रकार से मुझे कोई कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो क्या होगा, डेल सी अपॉन डेल टी। फिर रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो क्या होगा, डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये सब कुछ क्लियर है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरे पास जो ए है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ना वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, लगातार कम होगा। जैसे आटे से रोटी बना रहे हो तो आटा घटेगा, रोटियां बढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए के बारे में बात करेंगे तो ए की दो कंसंट्रेशन है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल में फाइनल कंसंट्रेशन कम होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। उसी तरह से बी के बारे में बात करेंगे तो बी में भी यही होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, फाइनल कंसंट्रेशन कम होगी। सी और डी ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इनिशियल कम होगी। यानी कि अगर मैं सी के बारे में बात करता हूँ तो सी में इस तरह से होगा, डी में भी इसी तरह से होगा। अब देखिए, इससे पहले मैंने क्या कहा था, डेल ए क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है। अब फाइनल की वैल्यू क्या है, कम, इनिशियल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो कम में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नेगेटिव टर्म्स में शो करेंगे। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म में, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, नेगेटिव टर्म में शो करेंगे। बी में भी क्या आएगा, नेगेटिव। सी में क्या आएगा, पॉजिटिव। डी में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान रखना है। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये आएगा। अगर कहता है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये आएगा। तो इस प्रकार से किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, इसका रेट निकालना है, या फिर बी की कंसंट्रेशन में चेंज का रेट निकालना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंज का रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें किस तरह से निकालना है, देखते हैं। देखिए, तो मेरे पास कोई रिएक्शन है a प्लस बी, इससे बन रहा है c प्लस डी। अगर मुझे कोई कहे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है a प्लस बी सी प्लस डी का, तो सबसे पहले काम मुझे ये देखना है कि ए बी सी डी में रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हो गए। रिएक्शन क्यों हो रही है, रिएक्शन इसलिए हो रही है कि ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे इन सब के कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है ना उसका रेट निकालना पड़ेगा और उनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, उसी से निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है ए के कंसंट्रेशन में चेंज का रेट। देखिए, ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, लगातार डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेशन भी बोल सकता हूँ, या मैं यहाँ पे इसको डिकम्पोजिशन भी बोल सकता हूँ। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए बोला जा सकता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए बोला जा सकता है। बी में भी यही बोल सकते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सी में क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन। अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड यूज होंगे, तो ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे ए के लिए। तो ए का रेट क्या होगा,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो। क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, बी तो माइनस लगा दीजिए। इसी प्रकार से सी है तो क्या करेंगे, यहां पे प्लस लगाया जाएगा। और डी के केस में क्या होगा, यहां पे भी प्लस लगाया जाएगा। ये सब कुछ हमने कर दिया। अभी तो हमने इंडिविजुअल निकाला है, लेकिन रिएक्शन का रेट निकालना है, इंडिविजुअल रेट नहीं निकालना है। इंडिविजुअल रेट निकालेंगे तो इतना काफ़ी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11th में है। तो देखिए यहाँ पे ए के कितने मोल हैं, 1 मोल है। कोई कहे ना यहाँ पे ए कितने हैं, तो यहाँ पे ए 1 ए नहीं है, यहाँ पे 1 मोल ए है। यहाँ पे बी कितना है, 1 मोल बी है। और 1 मोल का मतलब पता क्या है, 6.022 10 to the power 23 एटम। ये है 6.022 10 to the power 23, ये बी है, यानी कि इतने एटम होंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है, इसका जो वीडियो है वो आई बटन में आ रहा होगा। तो अब देखिए आगे कैसे होगा। ए और बी कितने मोल हैं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल और 1 मोल। आगे देखिए, जितनी देर में इसका 1 मोल यूज हो रहा है उतनी ही देर में इसका भी कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल। मतलब इसका एलिमिनेशन हो रहा है, इसका भी एलिमिनेशन हो रहा है। अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका भी कितना यूज होगा, 1 मोल यूज होगा। अगर इसका 2 मोल यूज हो रहा है तो इसका कितना होगा, 2 मोल यूज होगा। इसके 10 मोल तो इसके भी 10 मोल। इसका मतलब इन दोनों का रेट क्या है, आपस में इक्वल है। इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल है। तो अगर इसका 1 मोल टूट रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है। तो अगर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल है। तो इसको आपस में इक्वल कर दीजिए। इन द सेम मैनर हम इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ये मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, क्लास 11th में भी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज ये दूसरी रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके बाद हम बुक के सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं आराम से। सपोज ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है कि ए का 1 मोल यूज हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, बी भी एलिमिनेट हो रहा है, सी प्रोड्यूस हो रहा है, डी प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर्मेशन, एलिमिनेशन, यहाँ इसके लिए क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, एलिमिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन या अपियरेंस, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे से कोई कहे कि रेट ऑफ, अब मैं यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं, आराम से देखिए। मैं कहूं रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए, तो कितना होगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी कितना होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन को कौन शो कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप पहले सेंटेंस से क्या करेंगे, वर्ड्स मैथमेटिकल टर्म को बनाएंगे। सेंटेंस क्या है, एलिमिनेशन ऑफ बी, तो एलिमिनेशन कैसे शो होगा, डेल बी और साथ में माइनस लगा दो, ये एलिमिनेशन है। और रेट निकालना है तो क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। फिर देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो क्या होगा, प्लस डेल सी, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट निकालना है, टाइम से डिवाइड कर दो। अब करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या होगा, प्लस डेल डी अपॉन
डेल टी। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अभी तक तो हमने इंडिविजुअल एलिमिनेशन या प्रोडक्शन निकाला, उसका रेट निकाला। अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, वो किस तरह से निकालना है। तो हमें इन चारों रेट्स को ना आपस में कंपेयर करना होगा। देखिए यहाँ पे ए का कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मोल, और बी की कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल। बड़े गौर से सुनिए, समझिए। अगर ए का 1 मोल यूज हो रहा है तो इसके 2 मोल यूज हो रहे हैं। मतलब अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके 4 मोल, अगर इसके 10 हैं तो इसके 20, इसके 100 है तो इसके 200। जितनी देर में इसका 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल टूटेगा, उतनी ही देर में इसके 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल टूट जाएंगे। यानी कि इसका रेट इसके रेट का आधा है, या इसका रेट इसके रेट का डबल है। बी की जितनी स्पीड है ए की स्पीड का डबल है, या ए की स्पीड जो है वो बी की स्पीड का आधा होगा। ठीक है, उसी तरह से सी के लिए बात करेंगे, उसी तरह से डी के लिए बात करेंगे। तो देखिए अब हमें इसको आपस में कंपैरिजन करना है। देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबके रेट हम लोग लिख देंगे पहले। ये हो गया, यहाँ लगाना है माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप केवल इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इन दोनों को कंपेयर अगर हम करेंगे तो ए का जो रेट है वो बी के रेट का आधा है, या बी के रेट को, या बी का जो रेट है वो ए के रेट का डबल है। तो अगर मैं केवल इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, केवल इन दोनों को कंपेयर करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए के रेट को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बी के रेट के बराबर हो जाएगा। मैंने फिर समझाया ना, बी का रेट जो है डबल है एज कंपेयर टू ए का रेट। तो ए के रेट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर बन जाएगा, बी के रेट के बराबर हो जाएगा। या फिर इस 2 को, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया, तो इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करनी है तो 2 को कहाँ ले जाओ, इसके नीचे लेके जा सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल ए अपॉन डेल टी माइनस का, दैट इज इक्वल टू, इस 2 को इसके नीचे ले जाओ तो माइनस 1/2 डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। देखिए ए का 1 मोल है, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, इसका 3 मोल बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए के लिए लिख सकता हूं डेल ए अपॉन डेल टी माइनस का, और यहां क्या होगा, डेल सी अपॉन डेल टी। लेकिन ये किसका होगा, प्लस का, क्योंकि वो फॉर्मेशन है और ये एलिमिनेशन है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इक्वल करना है, तो इस जितनी देर में ए का 1 मोल टूट रहा है उतनी देर में सी के 3 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब सी का जो रेट है वो ट्रिपल है एज कंपेयर टू ए का रेट। तो क्या कर सकते हैं कि ए के रेट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, सी के रेट के इक्वल हो जाएगा। सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इस 3 को इसके नीचे पहुंचा सकता हूं। ठीक है, पहुंचा दिया, दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस आएगा, यहां कितना आएगा, 1/3 डेल अपॉन डेल टी प्लस का है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे ए और डी का। चलिए ए और डी को कंपेयर करें इन द सेम मैनर। जैसे यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/4 है, तो सेम मैनर की हम कैसे कर सकते हैं, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी
इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे अगेन इसकी वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये हमने निकाल दिया। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, आपस में इक्वल है। ये भी डेल ए अपॉन डेल टी के बराबर हो गया, ये भी डेल ए अपॉन डेल टी के बराबर हो गया, वो भी डेल ए अपॉन डेल टी के बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, डेल ए अपॉन डेल टी माइनस का, ये इक्वल हुआ किसके, इसके बराबर, -1/2 डेल बी अपॉन डेल टी, ये किसके इक्वल हुआ, डेल सी अपॉन डेल टी के 1/3 के साथ में, तो +1/3 डेल सी अपॉन डेल टी और +1/4 डेल डी अपॉन डेल टी। इस तरह से ये क्या निकलेगा, अब हमने चारों को आपस में कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब ये तो खैर लंबा प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि कहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे 2 क्यों आया, अब आप लोग समझ गए होंगे 2 को क्यों आया, क्योंकि इसको मैंने कंपेयर किया। यहाँ 3 क्यों आया, यहाँ 4 क्यों आया। लेकिन अब इसको शॉर्टकट तरीके से अगर मुझे लिखना है तो शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, ये शॉर्टकट है सिर्फ समझने के लिए है, रटने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि कम समय में जल्दी काम कर सकते हैं। तो वो ये है कि अगर मुझे a + 2b गिव्स 3c + 4d, अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो जो आगे इसके 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन सब के अपॉन में डाल दो, इक्वल कर दो, आंसर खत्म। कैसे, वो देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि शॉर्टकट तरीके से करना होता तो कैसे करता, a + 2b 3c + 4d, ये रिएक्शन है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं हेडिंग लिखता रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में सीधे सीधे कर देता कि डेल ए अपॉन डेल टी, डेल बी अपॉन डेल टी, डेल सी अपॉन डेल टी, डेल डी अपॉन डेल टी, सबको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद यहाँ लगाया माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, फिर इन सब के इसके अपॉन में 1 है तो 1/1 तो 1 ही होगा, 2 लगाना है 1/2, यहाँ 3 है तो 1/3, यहाँ 4 है तो 1/4, और सबको कर दो आपस में इक्वल, और ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन फिनिश। और एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लें, नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो उसके बाद अब देखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा मैं, डेल बाई डेल टी ऑफ N2, डेल बाई डेल टी ऑफ S2, डेल बाई डेल टी ऑफ अमोनिया। सिर्फ इतना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना, रेट ऑफ रिएक्शन इसके बाद अब बनेगा जब मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की एंट्री कराऊंगा। तो ये 1 है, यहाँ कितना आएगा 1/3, यहाँ क्या आएगा 1/2, और इसको आपस में कर दो इक्वल। तो ये आपका आंसर। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। एक और रिएक्शन हम ले लें, सपोज मेरे पास है H2
प्लस O2 और बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये बनेगा। तो अब क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कोई कहे तो क्या होगा, 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ O2 इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ H2। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। माइनस इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का होता है, जिसमें एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करेंगे तो उसका रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।